सो ही गाइस फाइनली आ चुकी है एक और ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है द वॉर ऑफ कार्ड्स। जो कहानी होने वाली है हमारे हीरो चेनमू की, जो कि एक नॉर्मल से स्टूडेंट होता है लेकिन वो आगे चल के बनने वाला है गॉड ऑफ कार्ड्स। इस कहानी की शुरुआत होती है हमें गार्डियन को दिखाते हुए, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है एक कार्ड को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि असल में कोई नॉर्मल सा कार्ड नहीं होता बल्कि उसके अंदर होती है लाइफ मेकिंग की पावर। यहाँ तक इसके बारे में तो हमें ये भी बताया जाता है कि इस कार्ड वर्ल्ड के अंदर इसी सबसे पावरफुल कार्ड के अंदर भरे पड़े हैं ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो दुनिया है वो असल में चलती है कार्ड्स के ही बिना पर, और इन सभी में सुप्रीम माना जाता है कार्ड ऑफ गॉड को। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि हासिल कर लेते हैं मास्टरी वो भी कार्ड्स में, तो फिर उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है गॉड्स के द्वारा इस दुनिया को चलाने की, यानी कि वही लोग इस दुनिया की लेगेसी को संभालने का काम करते हैं। और जो सुप्रीम गॉड ऑफ कार्ड है उसका मास्टर अभी तक सैकड़ों सालों में कोई भी नहीं बन पाया, क्योंकि वो जो कार्ड है उसकी पावर्स अभी सोई हुई है, वो जागेगी उसके मालिक के मिलते ही। वजह से कार्ड ऑफ गॉड को अब भेज दिया गया था अर्थ पर इस दुनिया में उसका नया मालिक को चूज करने के लिए, जो कि बहुत ही जल्द उसको मिल जाएगा और ये कार्ड उसे ही अपनी पावर्स को भी दे देगा, क्योंकि वक्त आ चुका होता है कार्ड ऑफ गॉड के जागने का। जो कार्ड ट्रैवल करते हुए पहुंच जाता है एक छोटी सी शॉप के अंदर। इसके बाद अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक वेपन मेकिंग कंपनी को, जहाँ पर सारे के सारे कॉर्पोरेट वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। जिन सभी के ग्रुप्स अलग अलग होते हैं उन सभी लोगों के काम भी अलग अलग ही थे। और यहाँ का जो पावर सोर्स होता है वो भी एकदम ही सिक्योर जगह थी, जहाँ से एक्चुअली में एक दरवाजा खुलने वाला होता है टेलीपोर्टेशन के लिए, जिसके ओपन होते ही अब यहाँ से सारे के सारे वेपन्स को ले जाया जा रहा था। यहाँ पर जैसे जैसे करके कंटेनर्स आ रहे थे वर्कर्स अपने काम में भी लगे हुए थे, लेकिन अभी तक इनमें से किसी को भी आने वाले खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि तभी इस पोर्टल के अंदर से निकलते हुए दिखाया जाता है कुछ डार्क एनर्जी को, जहाँ से अब लोगों के सामने अपीयर हो जाती है एक लड़की, जो कि देखने में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रही थी, जिसके पास में एबिलिटी होती है सुपर फास्ट स्पीड की, क्योंकि वो पलक झपकते ही काफी स्पीड के साथ में आगे बढ़ती है और सामने आने वाले सभी के सभी वर्कर्स को जान से मारते जाती है, क्योंकि उसके पास में होता है एक थंडर फायर वेपन। और एक्चुअली में इस कंपनी के अंदर रिपेयर किए जाते हैं कार्ड्स को, जिसकी वजह से अब तभी सामने आ जाता है एक बहुत ही पावरफुल कार्ड, और इसके पास में भी पावर्स के नाम पे होता है एक बहुत ही स्पेशल कार्ड। अपने कार्ड को लगाता है और उसकी मदद से बना लेता है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी शील्ड को, जिसके साथ साथ अब यहाँ पर और भी काफी सारे सोल्जर्स आ चुके थे उनको रोकने के लिए, जिन सभी के सभी लोगों ने अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए एनर्जी शील्ड को बना लिया था, जिनके ऊपर अब काफी स्पीड के साथ में अटैक करने के लिए आने लगती है वही लड़की। इसकी वजह से गार्ड ने अपनी पावर से एक काफी खतरनाक स्लाइसिंग अटैक भी कर दिया था, लेकिन वो लड़की अपने आप को बचाती है। उसके साथ साथ और भी काफी सारे बंदे आ चुके थे जिनके पास में भी मौजूद होती है सुपर नेचुरल पावर। किसी के पास में स्पीड होती है तो किसी के पास में स्ट्रेंथ, तो किसी के पास में दोनों ही चीजें होती हैं। इनमें से तभी दो फाइटर्स बढ़ने लग जाते हैं इन्हीं सोल्जर्स को जान से मारने के लिए, जो कि स्पीड के साथ में जाते हैं और इस शील्ड से टकरा जाते हैं, जिससे कि वाकई में उन सभी लोगों के द्वारा बनाई गई वो शील्ड भी ब्रेक हो गई थी। जिसके बाद फिर लोगों ने इन सोल्जर्स को मारना भी शुरू कर दिया था। जब तक ये फाइट चल ही रही थी उसी मोमेंट पर यहाँ पर आ जाता है उन्हीं सभी सोल्जर्स का जनरल, जिसके पास में भी पावर्स के नाम पे मौजूद होता है एक बहुत ही स्पेशल कार्ड, जिसको सेटअप करते हुए कहने लगता है कि चलो अब खत्म भी करो ये चूहे बिल्ली का खेल। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर निकाली होती है अपनी एक स्पेशल रॉड को, जिसकी मदद से वो यहाँ पर सभी के सभी हमलावरों के साथ में फाइट करने लगते हैं, जिसकी पावर्स वाकई में काफी कमाल की होती है, क्योंकि वो अकेले ही इन सभी के सभी लोगों को टक्कर दे रहे थे। इस मोमेंट पर जैसे एक हमलावर लड़की अटैक करने वाली होती है उनके ऊपर, उन्होंने अपनी रॉड के केवल एक अटैक के साथ में उसको जान से मार दिया था, जिससे कि बाकी के जो हमलावर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर उनके साथ में फाइट करने लगे थे। जनरल का पावर लेवल वाकई में काफी कमाल का होता है, क्योंकि वो अकेले ही इन हमलावरों की टीम के काफी सारे लोगों को मार भी चुके थे। जो नजारा देखिए उस टीम की जो लीडर होती है जिसका नाम हमें बताया जाता है ज़ारा, काफी गुस्से के साथ में अटैक करने के लिए जा रही होती है जनरल के ऊपर। इसके साथ ही से कहता है कि ज़ारा ज्यादा भावुक मत बनो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तो फिर ज़ारा अपने विप की मदद से काफी खतरनाक हमले करने लग जाती है जनरल के ऊपर। जनरल भी अपनी रॉड की मदद से अटैक कर रहे थे, लेकिन ज़ारा कहती है कि अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ, तुमने जो भी किया है उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ बदले की शुरुआत ही हुई है। इसने वाकई में अपने विप के काफी खतरनाक हमले करते हुए जनरल को इंजर्ड भी कर दिया था। इसके बाद ज़ारा नीचे आकर जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। जनरल तुरंत ही सारे के सारे कंट्रोल को भेज देते हैं सेंटर में, ताकि वो लोग यहाँ पर आकर सारे के सारे कवरेज को संभाले। जैसे कि अब यहाँ पर आ जाता है एक बहुत ही पावरफुल टैंक, चारों तरफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अटैक कर देता है ज़ारा के ऊपर, लेकिन ज़ारा को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं उसके मास्टर। इसके बाद अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है सिटी का सीन, जहाँ पर हम लोग एक घर के अंदर देख पाते हैं एक लड़के को जिसका नाम होता है चेनमो। यही होता है हमारी इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक स्टूडेंट होता है और वो कई सारे एक्सपेरिमेंट भी करते रहता है। ऑब्वियसली ये कार्ड्स की दुनिया है तो सारी की सारी चीजें चलती है कार्ड्स के ही बिना पर। चेनमो यहाँ पर अपने किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, एक्चुअली में वो यहाँ पर बना रहा होता है अपने लिए एक न्यू कार्ड को। साथ ही इसके चारों तरफ ही हम लोग घूमते हुए देख पाते हैं एक छोटे से कॉकरोच को, जिसके बारे में चेनमो बताता है कि ये तो है असल में उसका छोटा सा दोस्त। चेनमो यहाँ पर अपने लिए जिस कार्ड को बना रहा था वो उसके इस तरीके से डिजाइन करता है, ऐसा कार्ड आज तक कभी भी किसी ने भी डेवलप नहीं किया। इसके प्रोग्राम को जिसकी पावर्स को चेनमो ने अपने हिसाब से ही सेट किया था, लेकिन वो कितना कारगर होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। उस कार्ड को बनाता है और रख लेता है अपने आगे के यूज के लिए। और साथ ही साथ ये जो दुनिया होती है वो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बन चुकी थी, जहाँ पर चेनमो जब और भी न्यू कार्ड्स को डिजाइन कर रहा था, उसी मोमेंट पर चेनमो की लैंडलॉर्ड दरवाजे को खटखटाने लगती है और ये कहती है कि चेनमो तुम आकर अभी तक अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हो, और साथ ही साथ मेरे होते हुए तुमने दरवाजे को लॉक करने की हिम्मत भी कैसे की। मुझे ये बता दो, क्या तुम और कहीं पर जाना नहीं चाहते, या फिर पूरे दिन भर इसी छोटे से कमरे में घुसे रहना चाहते हो, और तुम्हारा जो 6 महीनों का किराया बाकी है उसे भी आज की आज ही दे दो। जिनके दरवाजे को खटखटाने की वजह से वो जो छोटा सा कॉकरोच होता है उसके ऊपर एक छोटे से बॉक्स गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर चेनमो की लैंडलॉर्ड ये कहने लग जाती है कि अगर तुम दरवाजे को नहीं खोलोगे तो मैं भी बाहर की तरफ से दरवाजे को बंद कर दूंगी ताकि तुम बाहर भी ना निकल सको। अभी चेनमो को याद आता है कि सुबह 8 बजे से उसका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए उसके वक्त रहते अपने कॉलेज में भी पहुंचना होगा। चेनमो खुद भी इस बात से डर रहा था कि पता नहीं वहां पर उसके साथ में क्या होगा, इसीलिए उसको सबसे पहले यहाँ से जाना होगा अपने अंकल हुआ के पास में, जहाँ से अब चेनमो तुरंत ही निकल चुका होता है खिड़की के रास्ते से। अब चेनमो हमें ये बताता है कि वो जहाँ पर रहता है उसको कहा जाता है टियानजू फेडरेशन, जो कि पड़ती है इस डोंगशेंग एक्रोपोलिस जनरल एरिया में। साथ ही साथ वो हमें ये भी बताता है कि उसका एक सपना है कि वो बनना चाहता है एक कार्ड मेकर। एक ऐसा कार्ड मेकर बनना चाहता है जैसा कि आज तक ना हुआ हो। भले ही चेनमो इस समय पर केवल 1 स्टार का एनर्जी कार्ड ही बना सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल और कॉमन होता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मैं चेनमो बनाऊंगा बहुत ही स्पेशल कार्ड्स को। जिससे कि चेनमो तुरंत यहाँ से भागते हुए जा रहा होता है अपने अंकल
अंकल हुआ की तरफ, जिनकी शॉप के अंदर जाते ही वो ढूंढने लग जाता है अपने लिए एक पेन को, जहाँ पर तभी चैनमू को एक छोटा सा स्टोन नजर आता है जिसको उसने उठा भी लिया था। साथ ही उसको वहीं पर एक और कार्ड डला हुआ दिखाई देता है जो कि एक्चुअली में होता है कार्ड ऑफ गॉड, लेकिन उसके उठाते ही वो कार्ड दोबारा से वहीं पर ही गिर जाता है क्योंकि वहां पर आ चुके होते हैं अंकल हुआ, जो कि चैनमू के कान को खींचते हुए कह रहे थे कि मैंने भी सब कुछ साफ किया और तुम दोबारा से बर्बाद करने के लिए आ गए। रोज रोज अपना ये जो दिमाग लगाते हो उसकी वजह से जरा अपनी आंखों को तो देखो, इतनी ज्यादा छोटी होती जा रही है। चैनमू कहता है अंकल हुआ मुझे जरूरत है एक पेन की। अंकल हुआ से कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें मेरे बिलबोर्ड को बाहर निकालने में हेल्प करनी होगी। चैनमू को भी जल्दी जाना था, इसलिए अंकल उससे कहते हैं कि जल्दी से मेरी हेल्प करो। इसलिए दोनों के दोनों डिजिटल बिलबोर्ड को निकालने लगते हैं। चैनमू उनसे कह रहा था कि अंकल वैसे आपने सारे के सारे पेन कहां पर रख दिए। अंकल उससे कहते हैं कि मुझे बताओ तो जरा कि आखिर तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। चैनमू कहता है कि मुझे चाहिए मेरा कार्ड पेन जिसकी मदद से मैं नए कार्ड्स को बना सकूं, क्योंकि असल में उसका जो कार्ड पेन है वो ब्रेक हो चुका है। इसने गलती से उस बिलबोर्ड को रख दिया होता है अंकल के पैर पर। अंकल उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, कम से कम मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम्हारी जवान हड्डियों से मजबूत तो है। वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पेन देता हूं, लेकिन उससे पहले ये बिलबोर्ड को ओपन कर दो। जहां पर चैनमू ने तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया होता है उस डिजिटल बिलबोर्ड को, लेकिन ये जो बिलबोर्ड होता है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करता, जैसे कि उसके अंदर कोई खराबी आ चुकी हो। अंकल उसे कहते हैं कि तुम अपने कार्ड बनाने में इतना ज्यादा बिजी रहते हो, तुमने पता नहीं कितने सारे कार्ड पेन को ब्रेक कर दिया। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी पेन है। चैनमू जैसे यहाँ से जाने लगता है तो अंकल उससे कहते हैं कि मुझे भी तो कुछ दे दो। चैनमू को पैसे देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी वो जाने से पहले अंकल से पूछता है कि वैसे आपके पास में जो बेकार सा और काफी अजीब सा कार्ड डला है, क्या मैं इसको ले जा सकता हूँ? देखने में तो किसी काम का नहीं लगता और शायद आपके लिए ये काम का होगा भी नहीं। तो अंकल उससे कहते हैं कि ठीक है, जो भी बेकार कार्ड हो तुम उसको चाहो तो ले जा सकते हो। जिनका शुक्रिया अदा करते ही चैनमू काफी स्पीड के साथ में यहाँ से जाने लगा था अपने कॉलेज की तरफ। कहते जाता है कि मैं आपके बिलबोर्ड को शाम के वक्त में ठीक करने की कोशिश करूंगा। साथ ही तभी हम अंकल के पास में देख पाते हैं एक कार्ड को जो कि उनके बिलबोर्ड का होता है और वो उसी को ठीक करने की ही कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है चैनमू की ट्रेनिंग क्लास को, जहाँ पर जो टीचर होते हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स की एंट्री कर रहे थे, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट इस टीचर को तो सीरियस लेता ही नहीं है। किसी को नींद आ रही थी तो कुछ लोग मस्तियां भी कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत ही छिछोरी टाइप की भी थी। यहाँ पर आने वाला होता है जुओ फैमिली का एल्डेस्ट सन, जो कि अपनी फ्लाइंग कार से एक बहुत ही शानदार एंट्री मारता है सभी लोगों के सामने। जहाँ पर क्लास में मौजूद टीचर ये कहने लगते हैं कि आप लोगों का एग्जाम अब बहुत ही जल्द शुरू भी होने वाला है। जो भी इस टेस्ट में पास हो जाएगा उसको मौका मिल सकता है सिटी के अंदर डोंगवे यूनिवर्सिटी में एडमिट होने का। ये मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए एक काफी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इसलिए तुम लोगों को अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये जो स्टूडेंट होते हैं वो तो टीचर की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बल्कि वो तो चीजों को उठा कर फेंकते हैं जिनमें से कुछ तो लग जाती हैं उसी टीचर को। इस मोमेंट पर अब तभी एंट्री होने वाली होती है मिस्टर जुओ की, जो कि असल में होते हैं डोंगवे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट, और इनका हमें पूरा नाम बताया जाता है सीनियर जुओ टिंगी, जो कि एक्चुअली में यहाँ पर होने वाले इस एग्जाम को इन्विजिलेट करेंगे। इनका स्वागत यहाँ पर तालियां बजाते हुए भी किया जाता है। अभी हम रास्ते में भागते हुए देख पाते हैं चैनमू को, जिसको बहुत ही कम समय बचा हुआ था एग्जाम में एंट्री लेने का। अभी हम मिस्टर जुओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हें ये पता लग पाता है कि ये सभी के सभी हैं एक नंबर के निहायती बेवकूफ स्टूडेंट। अभी हम उस टीचर को देख पाते हैं जो कि मिस्टर जुओ का शुक्रिया अदा कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन सभी हरामी बच्चों को संभालने की हिम्मत उस टीचर के अंदर नहीं थी। मिस्टर जुओ कहते हैं कि टीचर अब आप यहाँ से जाइए, यहाँ का सब कुछ अब मैं खुद से ही संभाल लूंगा। फिर जब वो टीचर यहाँ से जा रहे थे वो गलती से टकरा जाते हैं एक दरवाजे से, जिससे कि सभी के सभी स्टूडेंट उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। मिस्टर जुओ कहते हैं कि बस करो, अब चुप हो जाओ और तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए, क्योंकि अब एग्जाम देने का वक्त हो ही चुका था। इस मोमेंट पर तभी पहुंच जाता है चैनमू, जो कि जब अपनी सीट पर पहुंचने वाला था तो एक स्टूडेंट गलती से उसको गिरा देता है, जिसकी वजह से चैनमू का जरूरी लिक्विड नीचे गिरकर टूट जाता है। मिस्टर जुओ से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं और ये ले सकता हूं, लेकिन मिस्टर जुओ से कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये स्टूडेंट किसी भी हाल में पास तो नहीं होने वाला। चैनमू किसी और से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। चैनमू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। उसे किसी भी हाल में कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि एक स्टार कार्ड को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी होती है वो होती है ब्लू कार्ड, और इस इंक को बनाने के लिए जरूरत होती है ब्लू स्टनर स्टोन की, जिसको ग्राइंड करने पर और थोड़ा सा वाटर मिलाने के बाद फाइनली बनके तैयार हो जाता है वही लिक्विड। सोचने लगता है कि सबसे जरूरी जो मटेरियल है वो होता है वही स्टोन। चैनमू को याद आता है कि वो स्टोन तो अभी भी है उसके पास में, इसकी मदद से उसको ग्राइंड करने के बाद शायद उसको बना भी सकता है। चैनमू से स्टोन को ग्राइंड करता है और फाइनली बना लेता है ब्लू इंक को। इस मोमेंट पर तभी हम क्लास के बाहर देख पाते हैं किसी लड़की को, जो कि तभी बाहर बुला लेती है मिस्टर जुओ को। मिस्टर जुओ तभी बाहर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मिस टैंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो मिस टैंग कहते हैं कि सीनियर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग क्लास से कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए आई, हो सकता है कि यहाँ पर भी मेरे कुछ नए दोस्त बन जाएं। तो मिस्टर जुओ कहते हैं कि देखो ये तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये तो वो रीजन नहीं है, जो भी है तो मुझे जल्दी से बता दो। तो फिर मिस टैंग मिस्टर जुओ से कहने लगती है कि मैं असल में थोड़े समय के लिए आपकी शटल कार को ले जाना चाहती हूँ, अगर आप कहो तो क्या प्लीज मैं उसको ले जा सकती हूँ। हम चैनमू को देखते हैं जिसको अभी भी एक और एलिमेंट की जरूरत थी, जिसको आखिर वो कहाँ से प्राप्त करेगा ये चीज तो उससे खुद भी पता नहीं होती। जब उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो कहता है कि अब तो मुझे अपने बालों को ही सेक्रीफाइस करना होगा, जिससे कि वो तुरंत अपने बालों को नोच कर निकाल लेता है, जो नजारा देख के बाकी के स्टूडेंट तो चौंक जाते हैं, जिसको चैनमू जलाता है और अपने यूज में भी ले लेता है। तभी हम मिस्टर जुओ को देख पाते हैं जो कि मिस टैंग से ये कहने लगता है तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिटी के अंदर कितना ज्यादा केओस फैला हुआ है, वो भी चारों तरफ, और काफी सारी जगहों पर इलीगल वेपन्स भी देखे गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम यहाँ से कहीं पर भी बाहर जाओ। साथ ही साथ तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम असल में कौन हो। बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि तुम किसी भी हाल में किसी भी मुसीबत में पड़ो। मिस टैंग कहने लगते हैं कि सीनियर आपको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, ये भी हाल ही में मैंने कितने अच्छे दोस्तों को बनाया, आपको ये सोचिए कि अच्छे लोगों के मेरे साथ में होने की वजह से आखिर कौन ही होगा जो कि मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मिस्टर जुओ कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे दोस्तों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हें तो इस ट्रेनिंग क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनमें से कोई भी तुम्हारा फ्रेंड बनने के लायक भी है, क्योंकि इनमें से कोई भी मुझे उतना मेहनती नजर नहीं आया जितना कि होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार भी एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी को भी ये तक नहीं पता कि आखिर 1 स्टार एनर्जी कार्ड बनाते कैसे हैं। तुम खुद ही मुझे ये बताओ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे टैलेंट का दोस्त बनने के लायक भी है। हम चैनमू को देख पाते हैं जिसने फाइनली बना लिया होता है अपने इस ब्लू इंक को, जो कि इसमें थोड़ी सी वाटर को ऐड करता है और अपना फाइनल प्रोडक्ट बना ही लेता है, और बारी आ चुकी होती है उसके पेन को यूज करने की। तभी हम इस टैंक को देखते हैं जो कि अपनी सीनियर से ये कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम केवल बाकी लोगों को अपने सामने नीचा दिखाना चाहते हो, इसी वजह से वो उसकी
बिना बात को सुने ही जाने लगती है तो उसको रोक लेते हैं मिस्टर जू। मिस्टर जू कहते हैं कि क्या वाकई में तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? चलो आ जाओ, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने साबित करके ही दिखा देता हूँ। अगर इतने सारे स्टूडेंट में से किसी ने भी 1 स्टार एनर्जी कार्ड को बना लिया तो मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। मिस टैंग कहती है कि चलो देख लेते हैं कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। इससे कि दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं क्लास के अंदर, जहां पर हम तभी चैनमू को देख पाते हैं जिसने फाइनली बना लिया होता है एक 1 स्टार के कार्ड को, जो कि वो तुरंत ही दिखाने लगता है सीनियर जूओ को। चैनमू के टैलेंट को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग तो चौंक ही जाते हैं। चैनमू मिस्टर जूओ के पास में जाता है और उनसे ये कहता है सीनियर मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। इसी वजह से वो अपना कार्ड दिखा के तुरंत ही यहाँ से जाने भी लगा था। जो नजारा देखकर मिस टैंग तभी मिस्टर जूओ से ये कहने लगती है इस लड़के ने ये जो कार्ड बनाया है क्या आप उसको क्वालिफाई करोगे? मिस्टर जूओ कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। इसके पास में ब्लू कार्ड इंक ना होते हुए भी इसने आकर ऐसा कैसे कर लिया? बल्कि इसने तो सबसे पहले कार्ड को एकदम परफेक्टली डिजाइन भी करके दे दिया। कार्ड देखकर मिस्टर जूओ भी शॉक हो गए थे और उसकी एनर्जी को चेक करने लगते हैं अपने डिवाइस के अंदर, जो कि पूरी तरीके से एनर्जी से भरा हुआ था और पास हो चुका होता है चैनमू। जो चीज देखकर मिस टैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत ही उसकी कार की की को लेकर यहाँ से चली जाती है। मिस्टर जूओ कहते हैं कि इस लड़के ने 1 स्टार कार्ड को इतनी लोअर कॉस्ट में कैसे बना लिया। इसी वजह से मिस्टर जूओ का जो इंटरेस्ट होता है वो चैनमू में और भी ज्यादा बढ़ चुका था। कैसा डिसाइपल उन्होंने अभी तक हाल फिलहाल में तो नहीं देखा था। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है चैनमू को, जो कि फाइनली डिनर करने के बाद पहुंच चुका होता है अपने रूम पर और ये कहता है कि वाकई में अंकल हुआ ने काफी डिलीशियस फूड को बनाया था, लेकिन उसने अभी तक उनके बिल बोर्ड को ठीक नहीं किया था क्योंकि उसके अंदर जरूर से कोई ना कोई खराबी होनी चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि मैं उनके लिए कल एक नए कार्ड को बनाऊंगा। चैनमू जैसे लेटने वाला था तभी उसको याद आता है वही बेकार से कार्ड के बारे में। उसको निकाल के देखता है और ये कहने लगता है यार मैं तो इस कार्ड के बारे में पूरी तरीके से ही भूल चुका था। लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो ये होती है कि उसने अभी तक ऐसे स्ट्रेंज कार्ड को देखा ही नहीं था। इसलिए वो आज रात इसी कार्ड के ऊपर स्टडी करने वाला है बहुत ही ध्यानपूर्वक, ताकि वो इसकी बनावट और इसकी एनर्जी के बारे में जानकारी ले सके। ऊपरी लेयर को उतारते ही वो देखने लग जाता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को, जो कि वाकई में देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहा था, क्योंकि ऐसी स्ट्रक्चर सच में किसी भी कार्ड के अंदर देखी ही नहीं गई है। और आखिर अमेजिंग हो ही क्यों ना, क्योंकि ये होता है असल में कार्ड ऑफ गॉड। यहाँ तक कि ये कार्ड तो अपने आप ही चमकने भी लगता है। चैनमू को देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कार्ड किसी और ही दुनिया से आया हो, कि मूनलाइट पड़ने की वजह से ये कार्ड एक अलग ही शाइनिंग मार रहा था। चैनमू कहता है कि चलो जो भी हो अब मैं इसको जरा चेक करके देखता हूँ, जिसको उसने तुरंत ही लगा लिया होता है अपने टेस्टिंग डिवाइस के अंदर, जिसको लगाने की वजह से अचानक से ही पावर्स का एक ऐसा फ्लक्चुएशन दिखाई दिया था, जिसकी वजह से चैनमू के रूम का सारा नजारा ही बदल चुका था। चैनमू को ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो किसी एक बहुत ही गहरी खाई में गिरने को जा रहा हो। जिसके फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है उसी पोर्टल को, जहाँ पर हम एक गार्डियन को देख पाते हैं जो कि पहुंच जाता है अपने मास्टर के सामने, जो कि गुस्से के साथ में ये कहने लग जाते हैं कि तुम सभी के सभी बेकार हो, जिनकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हुआ। तो बंदा ये कहने लग जाता है कि केवल एक ही चीज है जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, कि हम लोग इस बाई युआन नाम की जगह से काफी सालों से सप्लाईज करते आ रहे हैं और आज तक हमारे लोगों को डिलीवरी करने में कभी भी देरी नहीं हुई, लेकिन आज अचानक से ही जो लोग आ गए थे उनके बारे में तो ये पता भी नहीं है कि अगर वो थे कौन। तो उसका मास्टर ये कहने लगता है कि देखो तुम इस डोंगशेंग गार्ड सिटी के लीडर हो, इसी वजह से ये जो खबर है वो कहीं और नहीं जा पाई, यहाँ तक कि तुम्हारे जो काफी सारे साथी हैं वो भी मारे गए। गार्डियन कहने लगता है कि जरूर से वो लोग यहाँ पर आए होंगे गॉड्स की लेगेसी को लेने के लिए, जरूर से वो लोग प्राप्त करना चाहते होंगे उसी मिस्ट्री कार्ड को। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी दिखाई दे चुका है डोंगशेंग में। कहने लगते हैं कि लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी खबर लग चुकी होगी यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसी वजह से तुम्हें किसी भी हाल में उस मिस्ट्री कार्ड को ढूंढना होगा सभी लोगों के पता चलने से पहले, और हमारे बाई युआन मेंशन में जो भी मुसीबतें आ रही हैं उनसे भी निपटना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। तभी फिर वो गार्डियन इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसको अभी तक मिस्ट्री कार्ड के अपीयरेंस के बारे में पता क्यों नहीं चला। कहता है कि बस एक बार उसके हाथों में वो मिस्ट्री कार्ड लग जाए, फिर इस दुनिया की हर एक ताकत उसके सामने अपना सर झुकाएगी। तभी वो जनरल को यहाँ पर बुलाता है और उससे ये कहता है सिटी में चारों तरफ फैल जाओ और उस मिस्ट्री कार्ड के बारे में पता लगाओ। अगर वो कार्ड नहीं मिला तो तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। कार्ड ऑफ गॉड की पावर्स को दिखाते हुए जिसके अंदर गिरे जा रहा था चैनमू, जो कि फिसलते हुए और गिरते हुए एक ऐसी दुनिया के अंदर अपने आप को पाता है जो देखने में लग रही होती है एकदम हेल के जैसे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक फ्लाइंग फायर ड्रैगन को। जब चैनमू की नजर पड़ती है उस ड्रैगन के ऊपर तो वो एकदम ही घबरा चुका था, क्योंकि उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ड्रैगन को देखा ही नहीं था। इसलिए वो कहने लगता है कि शुक्र है जो कि मैं इसके सींगों पर नहीं गिरा, वरना तो डेफिनेटली चैनमू की यहीं पर ही मौत होने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात उसको ये जरा सा भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो है कहाँ पर। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जीते जी नरक में पहुंच चुका हो, क्योंकि ये दुनिया और यहाँ का एनवायरमेंट उसकी समझ से परे था। इसी वजह से अब वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है इस हेल के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए। जब वो आगे बढ़ते ही जा रहा था तो फिर तभी अचानक से ही कुछ स्टेयर्स टूट जाती हैं, जो नजारा देखकर तो चैनमू की रूह कांप गई थी। इसी वजह से वो भागते हुए वहीं पर बनी हुई एक फॉर्मेशन के पास में आ जाता है, जहाँ पर उसने जैसे ही एक स्टोन के ऊपर अपने पैर को रखा था तो फिर तभी इसके सामने आ जाता है ऑलरेडी सेट किया गया एक होलोग्राम, जो कि चैनमू से कहता है कि स्वागत है आपका इस फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब जल्दी से आपको ये 18 एक्शंस कंप्लीट करने होंगे, जिनके ऊपर चलते हुए वो होलोग्राम दिखाता है चैनमू को। वो जैसे अपने टारगेट पर पहुंच जाता है तो चैनमू कहने लगता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे ही जैसे करूं और वहीं पर ही पहुंच जाऊं। चैनमू कहने लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। अपनी गाल को खींचकर देखता है तो उसको दर्द भी हुआ था, मतलब यही था कि ये कोई सपना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि देखो यहाँ पर जो भी है और जो भी मेरे साथ में ये गेम खेल रहा है, जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने नहीं वाला। लेकिन अब उसी मोमेंट पर चारों तरफ ही हलचल होने लगती है तो चैनमू कहता है कि कहीं यहाँ पर अर्थक्वेक तो नहीं आ गया, और साथ ही साथ चैनमू को दिया गया समय भी खत्म होने वाला था। जिस मोमेंट पर तभी हम उस ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि होता तो एक स्टैचू है, लेकिन वो एकदम ही मूव करने लग जाता है एक रियल ड्रैगन के जैसे। इसकी वजह से चैनमू और भी ज्यादा डर चुका था। वो कहने लगता है कि क्या मैंने वाकई में उस ड्रैगन स्टैचू को हिलते हुए देखा? अगर ये बात सच है तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी बन चुका है। और वो जो होलोग्राम होता है वो चैनमू की तरफ इशारा करते हुए उसको अपने पास में बुला रहा था। इसीलिए चैनमू कहने लगता है कि चलो जो भी हो मुझे उसके पास में जाना ही होगा, जिससे कि उसने तुरंत ही स्पीड के साथ में दौड़ लगाना शुरू कर दिया था, कि यहाँ पर लटके हुए रॉक्स के ऊपर जंप लगाते हुए आगे जा रहा था। लेकिन नीचे का नजारा देखकर चैनमू की तो रूह कांप जाती है। उसने जैसे ही अगले रॉक के ऊपर जंप लगाई थी वो तो वहीं पर ही लटक चुका था। साथ ही साथ उसके ऊपर नजर पड़ चुकी होती है उसी फायर ड्रैगन। चैनमू ने जैसे तैसे करके रिस्क लेते हुए अपने आप को बचा लिया था, लेकिन अभी भी उसको और भी कुछ रॉक्स पार करने होंगे। वो कहता है कि ये तैरते हुए प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा छोटे हैं, इसलिए उसको इनके ऊपर जंप लगाने के लिए स्पीड का यूज करना होगा। इसी के चैनमू स्पीड के
साथ में जाता है और जंप्स लगाते हुए फाइनली पहुंच जाता है उसी होलोग्राम के पास में। लेकिन वो जो होलोग्राम होता है वो तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है चैनमू के आते ही। फिर चैनमू ने जैसे अपने अगले कदम को बढ़ाया था तो फिर दोबारा से एक फॉर्मेशन के अंदर से एक दूसरा होलोग्राम आ जाता है चैनमू के सामने, जो कि इसे बताता है कि तुम्हें किस तरीके से अपने अगले टास्क को कंप्लीट करना होगा। लेकिन ये वाला जो होलोग्राम होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से एक खड़ी दीवार के ऊपर जंप लगा रहा था और चढ़ते जा रहा था। चीज करना ऑब्वियसली एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो नामुमकिन ही है। इस मोमेंट पर अब भी और भी जोरों के साथ में हलचल होने लगती है क्योंकि टाइम भी तो खत्म होने वाला था। इसलिए चैनमू उन्हीं वॉल्स के पास में पहुंच जाता है उनके ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन खड़ी दीवार पर चढ़ना वो भी बिना प्रैक्टिस के ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए चैनमू धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने भी लगता है। जंप लगा रहा था, चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिस मोमेंट पर वीवो फायर ड्रैगन अपने विंग्स को फैलाते हुए जाने लगता है चैनमू की ही तरफ। जहां पर चैनमू जैसे तैसे करके प्रैक्टिस करते हुए फाइनली चढ़ने लगा था उसी रॉक के ही ऊपर। लेकिन जब चैनमू ऊपर पहुंचने ही वाला था उससे पहले वहां पर पहुंच जाता है वही फायर ड्रैगन, जिसको देखते ही चैनमू नीचे की तरफ फिसलने लगता है क्योंकि वो ड्रैगन यूज करने वाला था अपनी फायर को। वो एक जगह पे लटक चुका था क्योंकि उसकी जान भी तो खतरे में आ चुकी थी। उसे एक छोटी सी जगह दिखाई देती है छुपने के लिए, जिस मोमेंट पर फायर ड्रैगन ने अपनी फायर की मदद से अटैक कर दिया था चैनमू के ऊपर। जो फायर इस पूरी दरार के अंदर तो जाती है लेकिन चैनमू को टच भी नहीं कर पाती। इसकी वजह से वो जो ड्रैगन होता है वो किसी में आकर चीजों को तोड़ने फोड़ने भी लगा था। वो काफी सारे रॉक्स को ऑलरेडी तोड़ चुका था जो कि नीचे गिर रहे थे। जहां पर तभी हम मौका पाते ही देख पाते हैं चैनमू को जो कि फाइनली आ चुका होता है ऊपर। लेकिन जब वो ड्रैगन बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ रहा था तो गलती से वो खुद ही एक चट्टान के नीचे दब जाता है, जहां से निकलना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो चट्टान बहुत ही ज्यादा भारी थी। जहां पर तभी उसको भागते हुए दिखाई दी जाता है चैनमू, जिससे कि वो ड्रैगन अपनी पूरी ताकत को लगाता है और उन चट्टानों को अपने ऊपर से हटाते हुए चैनमू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। जहां पर हम लोग चैनमू को एक चेन के ऊपर से भागता हुआ देख पाते हैं जो कि अपने आप को बचा रहा था और भाग रहा था। अभी वो फायर ड्रैगन अपनी फायर की मदद से उस चेन को बीच से ही तोड़ देता है। लेकिन चैनमू ने अभी भी उस चेन को पकड़ के रखा हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो ड्रैगन अभी भी इतने से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि वो चैनमू के ऊपर आते ही बार बार और लगातार उसके ऊपर अपने फायर अटैक्स को किए ही जा रहा था। चैनमू ने अब तो अपनी स्पीड को और भी तेज कर दिया था। साथ ही वो काफी अच्छे तरीके से सीख चुका होता है किसको अटैक्स को डॉज कैसे करना है, जैसे कि वो भागते हुए फाइनली पहुंच चुका होता है तीसरे होलोग्राम के पास में। जो अगला होलोग्राम चैनमू को बताता है कि उसको यहाँ से आगे कैसे बढ़ना होगा क्योंकि काफी तेजी के साथ में यहीं पर आने वाला होता है वही फायर ड्रैगन कि चैनमू के सामने से एक काफी खतरनाक एंट्री मारता है, जिसकी वजह से चैनमू डर जाता है और वो तुरंत ही पीछे करने लग जाता है उसी होलोग्राम का क्योंकि वो जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ में देख रहा था चैनमू की तरफ। इसको मारने के लिए उसने यूज किया होता है अपने एक और फायर अटैक को। तो फिर चैनमू तुरंत ही फॉलो करने लग जाता है उसी होलोग्राम को क्योंकि वैसे भी इसके पास में इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था क्योंकि काफी स्पीड के साथ में वही फायर ड्रैगन अटैक करने के लिए आने लगता है चैनमू के ऊपर। जहां पर चैनमू को अपने सामने एक गुफा नजर आती है जिसके अंदर उसको छलांग मारनी होगी। इस मोमेंट पर ड्रैगन ने अपने फायर अटैक को भी किया था तो चैनमू जंप लगाता है उस होल में जाने के लिए, लेकिन वो तो उसके अंदर ना जाकर फिसलते ही जा रहा था नीचे की तरफ। जहां पर फॉर्चुनेटली वो लटक जाता है एक रॉक के ऊपर, जिससे कि वो बच जाता है उस हेल में गिरने से। लेकिन जो ड्रैगन होता है उसकी अभी भी नजर होती है चैनमू के ऊपर उसको मारने के लिए। इसने अपनी एक और फायर अटैक को किया था लेकिन उससे पहले ही चैनमू पहुंच चुका था उसी होल के ही अंदर, जहां से चैनमू काफी तेजी के साथ में आग रहा था। लेकिन जो रॉक से बनी हुई स्टेयर्स होती हैं वो सभी की सभी टूटती जा रही थी उसी फायर अटैक की वजह से। चैनमू चलते कूदते अपने कदमों को बढ़ाते हुए फाइनली पहुंचने वाला होता है अगले होलोग्राम के पास में। लेकिन इस बार उसके सामने कोई होलोग्राम नहीं होता बल्कि होता है एक दरवाजा, जिसके बारे में ना तो उसे पता है कि क्या होगा और ना ही हमें पता है कि क्या होगा। जब चैनमू आगे बढ़ ही रहा था तो उसी मोमेंट पर उन्हीं स्टेयर्स को तोड़ते हुए वहां पर वो ड्रैगन आ जाता है चैनमू को जान से मारने के लिए, जिससे कि चैनमू उसी दरवाजे के पास में गिर जाता है। इसी वजह से वो सोचता है कि अब उसको इसी के अंदर ही जाना चाहिए, जिसकी तरफ तुरंत ही चैनमू ने भागना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जो ड्रैगन होता है वो अभी भी अपने फायर अटैक को कर रहा था, जिससे कि चैनमू तो उस दरवाजे के अंदर एंटर कर जाता है लेकिन साथ ही साथ वो ड्रैगन भी अंदर जा चुका था। लेकिन दरवाजे के इस पार का नजारा एकदम ही पूरी तरीके से बदल चुका था। ड्रैगन के अंदर आते ही वो तुरंत ही बदल जाता है एक कार्ड में, जो कार्ड पहुंच चुका होता है यहाँ के गॉडेस के पास में, जिन्होंने ये सारा का सारा खेल रचा था चैनमू के लिए। वो कहने लगते हैं कि तुम अभी भी खड़े क्यों हो, जल्दी से बैठ जाओ, जिसके लिए तुरंत ही कुर्सी की व्यवस्था भी कर दी गई थी। चैनमू कहने लगता है कि मुझे बताइए तो कि आप आखिर असल में हो कौन। तो गॉडेस कहती हैं कि तुम्हें आखिर जल्दी किस बात की है, चलो कुछ नहीं तो थोड़ा सा मेरे हाथों से पानी तो पी लो। जिसके बाद फिर चैनमू से कहता है कि मुझे बताइए तो जरा कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, कौन सी जगह है जहाँ पर मुझे लाया गया है। गॉडेस बताती हैं कि जब मैं भी यहाँ पर पहली बार आई थी तो मेरे मन में भी यही सारे सवाल थे। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर सैकड़ों सालों से हूँ। जो बात सुनकर चैनमू शॉक हो जाता है क्योंकि ये लड़की किसी भी एंगल से सैकड़ों सालों की तो नहीं लग रही थी। जो बात चैनमू भी कहता है कि तुम इतनी ज्यादा ओल्ड तो दिखती नहीं हो। गॉडेस कहती हैं कि हाँ बिल्कुल मैं दिखती नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ। वैसे सबसे पहले मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने इतनी सारी डिफिकल्टीज को जो पार कर लिया, जो कितनी खुशी की बात है ये तुम जानते नहीं हो। गॉडेस कहती हैं कि अरे यार ये बात तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, इसीलिए चलो इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। इसकी सारी बातें चैनमू के ऊपर से जा रही थी क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उससे पूछता भी है कि वैसे आप किस बारे में बात कर रही हो। वो गॉडेस कहने लगती हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, ये असल में कार्ड ऑफ गॉड का इल्यूजनरी स्पेस, और वो जो ब्लैक कार्ड जो कि तुम्हारे द्वारा एक्टिवेट किया गया था उसको भी असल में गॉड कार्ड नहीं बनाया था। वैसे अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरा नाम है ब्यूटी हाइनार। चलो ठीक है दोस्त, अब तुम इस हाइनार से अपने सवाल जवाब कर सकते हो। वैसे भी चैनमू के मन में तो काफी सारे सवाल ऑलरेडी चल ही रहे थे, इसीलिए वो कहने लगता है कि थोड़ी देर पहले मैंने जिस ड्रैगन को अपनी आंखों के सामने देखा था वो असल में क्या था और अभी कहां पर चला गया। हाइनार कहते हैं कि वैसे तुम उसकी ताकत को तो देख ही चुके होगे, उसको असल में बनाया गया था बहुत ही एडवांस मैजिक कार्ड टेक्नोलॉजी से। चैनमू कहने लगता है कि यानी कि वो ड्रैगन फेक था, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इतनी ज्यादा रियलिस्टिक मैजिक कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं देखी। हाइनार कहती है कि मैं इन चीजों को तब करती हूँ जब मेरे पास में कुछ भी करने के लिए नहीं होता। चैनमू कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ जरा कि आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। हाइनार उससे कहती है कि क्या वाकई में तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो। जरा ये सोचो कि खुद गॉड ने तुम्हें चूज किया है, खुद कार्ड ऑफ गॉड ने तुम्हें अपना बनाया है। लड़की तुम्हें भी जरा सा भी अंदाजा नहीं है कार्ड ऑफ गॉड की ताकत के बारे में। जिसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है ज़ारा को, जो कि उसी कार्ड ऑफ गॉड की सिग्नल को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हम लोग चैनमू को देखते हैं जो कि हाइनार से ये कहता है कि मुझे आपके इस कार्ड में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जो बातें सुनने के बाद हाइनार ये कहने लगती है इस कार्ड के अंदर भरी पड़ी है नॉलेज और टेक्नोलॉजी जिसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर तुम इसकी ताकत को ठीक तरीके से समझ जाओगे तो फिर तुम इस कार्ड वर्ल्ड को डोमिनेट भी कर पाओगे। या तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कि इसको प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो तुम्हें ये पता भी नहीं है कि तुम कितने
इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को त्याग दोगे, लेकिन वैसे मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करती हूँ। जैसे कि चैनमो कहता है कि ठीक है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि मुझे अपने अंकल हुआ के लिए एक फैंटेसी कार्ड को बनाना था। जो बात सुन के हाइनर कहती है कि क्या तुम वाकई में गॉड ऑफ कार्ड को त्यागना चाहते हो? केवल एक फैंटेसी कार्ड को बनाने के लिए तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को त्याग रहे हो? चैनमो से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। हाइनर कहने लगती है कि तुम ये सब कुछ बोलकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। चैनमो कहता है कि नहीं, आखिर ऐसा किसने कह दिया? मैं आखिर आप जैसी ब्यूटी की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ? हाइनर कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम कर रहे हो, मेरी बात को ना मानकर। चैनमो कहता है कि देखो, मेरे अंकल हुआ का जो बिलबोर्ड है वो ब्रेक हो चुका है, इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द उनके लिए एक नया बिलबोर्ड बनाना ही होगा। अगर मैंने जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया तो उनका जो बिजनेस है वो रुक जाएगा। उनकी शॉप को ढूंढने के लिए जो लोग आते हैं वो आकर उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे? इसकी बात को सुनकर हाइनर कहती है कि यानी कि तुम बिल्कुल भी लालची पर्सन नहीं हो। वैसे कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे इस थर्ड लेवल को भी पास करने के लिए, क्योंकि अभी भी ये सारा का सारा तुम्हारा टेस्ट ही तो चल रहा था। जो बात सुनकर चैनमो कहता है कि मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि आखिर मेरे साथ में ये टेस्ट कब हो गया। इसके बाद हाइनर चैनमो को दिखाने लगते हैं उसके टेस्ट के बारे में, उसके साथ में कौन सा टेस्ट किस तरीके से किया गया, कौन सा फर्स्ट लेवल था और कौन सा सेकंड लेवल। इसके बाद अब उसके सामने पेश किए जाते हैं कार्ड्स के स्ट्रक्चर को, ताकि उसको समझ में आ सके कि ये जो गॉड लेवल के कार्ड्स होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। और वैसे भी चैनमो का जो इंटरेस्ट होता है वो कार्ड्स को बनाने में बहुत ही आगे था, इसी वजह से वो सारी की सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहा था। वो अपने हिसाब से समझने लगता है और बनाने लग जाता है कुछ नए तरीके के कार्ड्स को, जिसकी एबिलिटी को देखकर तभी हाइनर उससे ये कहते हैं वाकई में मानना पड़ेगा चैनमो, तुमने बहुत ही जल्द सारे के सारे लेवल्स को ही पास कर लिया। चैनमो कहता है कि देखो, अब क्योंकि मैं लेवल्स को पास कर चुका हूं तो फिर क्या मैं यहां से जा सकता हूं? तो हाइनर से कहते हैं कि चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हें यहां से सही सलामत भेज दूंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम इस वक्त बन चुके हो गॉड ऑफ कार्ड के मालिक। कार्ड के अंदर जितनी भी टेक्निक्स भरी पड़ी हैं तुम उन सभी को सीख सकते हो और बना सकते हो नए लेवल के कार्ड्स को। चैनमो कहता है कि वैसे मैं कौन-कौन से तरीके के कार्ड्स को बना सकता हूं? हाइनर बताती है कि अभी हाल फिलहाल में तुमने जो फ्लेम ड्रैगन कार्ड को देखा था वो तो जस्ट एक शुरुआत ही थी। चैनमो कहता है कि क्या सच में मैं भी इस लेवल के कार्ड्स को बना पाऊंगा? ऐसे फैंटेसी कार्ड जो कि मैंने आज तक अपने सपने में भी नहीं सोचे थे। हाइनर कहती है कि इससे क्या तुम इससे भी बड़े-बड़े लेवल के कार्ड्स को बना पाओगे? बच्चे, तुम इस बात को भी याद रखना होगा, तुम कार्ड ऑफ गॉड के नए मास्टर बन चुके हो, ये बात तुम्हें हर किसी से सीक्रेट रखनी होगी और ऑब्वियसली ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने गलती से भी ऐसा किया तो गॉड ऑफ कार्ड तुरंत ही शील हो जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारी जान भी उसी वक्त ही चली जाएगी। इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई में इसके नए वारिस बनना चाहते हो? चैनमो कहने लगता है कि अगर मैं वाकई में सीखने वाला हूं फ्लेम ड्रैगन कार्ड को बनाना, तो उसकी मदद से तुम्हें अपने अंकल हुआ के लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बिलबोर्ड को भी बना पाऊंगा। चैनमो कहता है कि हां वैसे मैं तैयार तो हूं, लेकिन तुमने अभी ये जो मौत के बारे में कहा था उससे मुझे शंका हो रही है। हाइनर कहती है कि हां बिल्कुल, अगर तुम गॉड ऑफ कार्ड के नए वारिस बनने के लिए तैयार हो तो बेशक तुम्हारे पास में इस कार्ड वर्ल्ड की टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी आ जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारी जिंदगी के जीने के जो मायने हैं वो भी पूरी तरीके से ही बदल जाएंगे, वो भी आज से। और सबसे जरूरी बात यही है कि तुम्हें सारी की सारी बातों को हमेशा ही सीक्रेट रखना होगा। अगर तुमने कभी भी किसी के साथ में कुछ भी रिवील कर दिया तो तुम ऑन द स्पॉट ही मारे जाओगे और यकीन मानो तुम्हारी जो मौत होगी वो भी बहुत ही बुरी तरीके से होगी। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनने को जा रहा है गॉड ऑफ कार्ड के साथ में, जिसको चाहकर भी तुम कभी भी वायलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मौत से डरते हो और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली मैं तुम्हें इसी वक्त ही वापस भेज सकती हूँ और साथ ही साथ जब तुम उठोगे तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में भूल भी चुके होगे। फिर तुम्हारी जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे कि पहले चलती थी। ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारे साथ में ऐसा कभी भी हुआ ही ना हो। जिसके बारे में अब चैनमो सोच रहा था कि आखिर उसको डिसीजन क्या लेना चाहिए। जब वो इसके बारे में सोच रहा था तो हाइनर कहती है कि वैसे तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से मुझे अपना जवाब भी दे दो, लेकिन याद रखना हमेशा इंसान को अपने दिल की ही सुननी चाहिए। तभी चैनमो याद करने लगता है अपनी पुरानी उसी घिसी पिटी जिंदगी को, उसको हर रोज ही कितनी सारी मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जैसे कि हाइनर कहते हैं कि मिस्टर चैनमो चलो अब एक्सेप्ट करो इस कॉन्ट्रैक्ट को। जो चीज अब सीधी जुड़ने लगती है चैनमो की लाइफ के ही साथ में, जिसने अगर गलती से भी एक भी नियम को तोड़ा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। गॉड ऑफ कार्ड का जो सारा का सारा ज्ञान होता है वो आने लगता है चैनमो के अंदर। इसकी वजह से इसी वक्त के साथ में उसकी जिंदगी भी पूरी तरीके से ही बदलने वाली थी। उसकी लाइफ में पहले जो हुआ करता था अब उसके साथ में वैसा नहीं होगा, बल्कि नए रास्तों पे जाना होगा। इसके तुरंत बाद हाइनर यहाँ से गायब हो जाती हैं और ये कहने लगती है कि चैनमो अब तुम बन चुके हो गॉड ऑफ कार्ड के नए वारिस। याद रखना इन बातों को तुम्हें किसी भी हाल में हमेशा ही सीक्रेट रखना होगा। याद रखना बच्चे, इन बातों को कभी भी भूल मत जाना। इसके तुरंत बाद हम चैनमो को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर ही मौजूद था, जो कि गलती से नीचे गिरता है और उसका ग्लास भी टूट चुका था। पहले तो चैनमो को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो देख रहा था कोई सपना, लेकिन जैसे ही उस कार्ड को निकालता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि एक्चुअली में ये सब कुछ उसके साथ में हुआ था। इसके बाद हमें सिटी के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है ज़ारा को, जो कि अभी भी ट्रैक करते हुए और ढूंढते फिर रही होती है गॉड ऑफ कार्ड को, जिसको तभी अपने मास्टर की कहीं कहीं बात याद आने लगी थी, जिन्होंने उससे कहा था कि मिस्टीरियस कार्ड तुम्हें केवल उसी के पास में ही मिल सकता है जिसे खुद मिस्टीरियस कार्ड ने ही अपना वारिस बनाने के लिए चूज किया हो। उसके मास्टर ने उससे कहा था कि नए वारिस को तुम्हें किसी भी हाल में लेकर आना होगा बाई युआन मेंशन में, क्योंकि केवल तभी जाकर उसके लोगों को बचाया जा सकता है। ज़ारा सोचने लगती है कि आखिर वो कौन होगा इस दुनिया में, मैं आखिर उसको कहां पर ढूंढूंगी। लेकिन अब उसको इस बात का एहसास हो चुका था कि जो मिस्ट्री कार्ड है उसने अपने नए वारिस को चूज कर लिया, जिसका सिग्नल उसको ये भी बता रहा था कि वो जरूर से उसके आसपास ही होना चाहिए। जिसके बाद हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं चैनमो को, जो कि कार्ड ऑफ गॉड की एबिलिटीज का यूज करते हुए एक नए कार्ड को बनाने की कोशिश कर रहा था। इसने फाइनली उस कार्ड को बना ही लिया होता है। इसकी एबिलिटीज को चेक करने के लिए वो उसको एक्टिवेट भी करने वाला था। साथ ही साथ अभी इसी मोमेंट पर चैनमो के रूम का दरवाजा भी खुलने वाला था। चैनमो ने जैसे उस ड्रैगन कार्ड को एक्टिवेट किया होता है, रूम के अंदर आने वाला लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही बाहर चला जाता है। तो चैनमो से कहता है कि लेजी तुम वहां पर क्या कर रहे हो। इसके अंदर आने पर लेजी कहने लगता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, मुझे ये बताओ तो जरा कि आखिर तुमने ये कैसे किया। जैसे कि चैनमो उसको ये बताता है कि ये असल में मेरी मैजिक कार्ड का प्रोजेक्शन, चिंता मत करो वो ड्रैगन रियल नहीं था और ना ही उसके पास में कोई अटैक पावर थी। लेजी कहता है कि उसकी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। सच में दोस्त तुम्हारी जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ही कमाल की हो चुकी हैं। चैनमो कहता है कि शुक्रिया मेरे टैलेंट को सराहने के लिए। लेजी उसको दिखाने लगता है लेटेस्ट बेस्ट सेलिंग कार्ड को, उसको लेजी ने ही बनाया होता है और वो भी बहुत ही कमाल का था। लेकिन लेजी कहता है कि इस कार्ड को दिखाने के बाद मुझे तो कंपनी से ही निकाल दिया गया, क्योंकि कंपनी के अंदर सुपरवाइजर को ये कार्ड पसंद ही नहीं आया था। चैनमो से कहता है कि दोस्त अब तुम ही मुझे बताओ कि आखिर ऐसा होने पर गुस्सा किसको नहीं आएगा। चैनमो कहता है कि देखो मैं सही गलत तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग करना नहीं आता था, फिर आकर किसी को तुम्हारी स्टोरी कैसे पसंद आएगी। लेजी कहता है कि दोस्त मैंने इस कहानी को लिखने के लिए कई रातें बर्बाद की हैं, बल्कि इसके लिए तो मुझे काफी सारे रियल एक्सपीरियंसेस को भी लेना पड़ा। चैनमो से कहता है कि अच्छा फिर आकर तुम करना क्या चाहते हो। लेजी कहता है कि आखिर मैं कर ही
ही कह सकता हूँ तुम्हारे सामने कंप्लेन करने के अलावा। अभी वो चैनमू से कहता है कि वैसे अभी जिस टेक्निक को तुमने यूज किया था उसकी मदद से मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियो क्लिप्स को बना सकता हूँ, जिसके लिए चैनमू भी राजी हो जाता है कि हाँ ठीक है तुम ऐसा कर लेना। लीजी कहता है कि देखो कर मेरा और तुम्हारा हम दोनों का ही टैलेंट एक साथ ही मिल जाए तो हम लोग इतनी गजब की कार्ड मूवीज को बना पाएंगे कि बहुत ही जल्द हमारी खुद की कंपनी खड़ी हो जाएगी। जैसे कि चैनमू उससे कहता है कि तुम मुझे दोबारा से बेवकूफ बनाना चाहते हो, जाओ यार मुझे अभी भी बहुत ही सारा काम है, मुझे अंकल हुआ के लिए एक एडवर्टाइजमेंट को बनाना था। लीजी कहता है कि दोस्त क्या तुम मुझे बदला लेने में हेल्प नहीं करोगे? चैनमू कहता है कि ठीक है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो सबसे पहले अपने अंकल हुआ को कॉल करता है, जैसे कि उसके अंकल हुआ की आवाज आती है जैसे कि उनकी शॉप को कोई तोड़ फोड़ रहा हो। जैसे कि ये दोनों के दोनों डर जाते हैं कि आखिर अंकल हुआ के साथ में ऐसा क्या हुआ, इसीलिए तुरंत ये दोनों के दोनों भागने लग जाते हैं अंकल हुआ की शॉप की तरफ। लेकिन जब चैनमू भागते हुए जा रहा था तो वो गलती से टकरा जाता है ज़ारा से। टकराने की वजह से उसका जो मास्क होता है वो भी नीचे गिर चुका था, जिससे कि ज़ारा तुरंत अपने फेस को छुपाने लगती है और चैनमू उससे माफी मांग रहा था। चैनमू तो यहाँ से भाग जाता है लेकिन ज़ारा को कोई एक अलग ही चीज फील हुई, जहाँ पर हम लोग रास्ते में भागते हुए देख पाते हैं चैनमू को जो कि जा रहा होता है अंकल हुआ की तरफ जिनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। बहुत ही तेजी के साथ में जा रहा था, वो तो ये भी नहीं देखता कि वो किसके साथ में टकरा रहा है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को हटाते ही जा रहा था। उसी सबसे ज्यादा चिंता हो रही होती है अंकल हुआ की। वो कहने लगता है कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर भी उसके मन में ये डर तो होता ही है कि कहीं वाकई में उन्हें कुछ हो ना गया हो। वो भागते हुए कई सारे लोगों को गिराते हुए भी जा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी सारी गालियां भी सुननी पड़ती है। इसके फिर अगले ही सीन में हमें उसी एरिया को दिखाया जाता है जहां पर होती है अंकल हुआ की शॉप। शॉप से निकलते हुए हम कुछ हमलावर बंदों को देख पाते हैं, जिन लोगों को इस बारे में पता लग चुका था कि असल में इस बुड्ढे ने अपने ऊपर हमला होने की पहले से ही खबर दे दी है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। लेकिन फिर भी इन लोगों को किसी भी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनके पास में होते हैं काफी हाईटेक गन्स। वो लोग कहने लगते हैं कि इसके पास में हमें कोई भी काम की चीज तो मिली ही नहीं, मिले हैं तो केवल ज्यादा से ज्यादा टूटे हुए कार्ड जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं थे। और ये लोग भी यहाँ पर किसी कार्ड को ढूंढने के लिए आए थे। वो लोग वहां से निकलकर बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ से आ रहा होता है चैनमू। इसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है और वो जैसे ही पहुंच जाता है एक मोड़ पर तो वो उन्हीं में से एक बंदे से टकरा गया था, जिसकी वजह से वो लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से उसकी गन भी छूटकर दूर गिर जाती है। यहाँ तक कि उसके पास में रखा हुआ एक ब्लैक कार्ड भी बाहर गिर चुका था, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है चैनमू के ऊपर। वो गुस्से के साथ में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो? चैनमू से माफी मांगने लगता है कि दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही जल्दी में था। वो कहने लगता है कि आज तो शायद मेरा दिन ही खराब है, हमारी मुलाकात उस पागल से बुड्ढे के साथ में हुई। अब ये एक और बेवकूफ सा लड़का हमारे सामने आ चुका है। क्या तुम लोगों को वाकई में अपनी मौत से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने हाथों से जान से मारने वाला हूँ। जो कि तुरंत यहाँ पर हमला करना शुरू कर देता है चैनमू के ऊपर। लेकिन चैनमू की फिजिकल स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसके हर एक हमले को डॉज भी कर पाता है बड़ी आसानी के साथ में। इसकी वजह से वो बंदा गुस्से के साथ में अपनी गन को उठा लेता है और ये कहता है मैं तुम्हारा काम तमाम यहीं पे ही कर दूंगा। लेकिन जैसे उसने अपनी गन को उठाया होता है तो उसी का साथी आ जाता है उसके सामने और उससे ये कहता है कि हम लोगों को ये बेकार के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर सिटी के अंदर गलती से भी जोज या सिक्योरिटी गार्ड्स को हमारे बारे में पता चल गया तो हम लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। इसी वजह से वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि लड़के तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि वो तीनों ही हमलावर बंदे यहाँ से चले जाते हैं। चैनमू जैसे ही आगे बढ़ता है उसको रास्ते में डला हुआ दिखाई देता है एक छोटा सा ब्लैक कार्ड, जिसको उठाकर वो तुरंत ही काफी तेजी के साथ में जाता है और पहुंच जाता है अंकल हुआ की शॉप के अंदर। चैनमू उनको चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उसको देखते ही नहीं है, जिनकी शॉप का पूरा सामान पूरी तरीके से ही बिखर चुका था। जैसे ही चैनमू की नजर पड़ती है जमीन पर तो अंकल वहीं नीचे ही डले हुए थे। जैसे कि चैनमू तुरंत ही उनके पास में जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता है। चैनमू को उठाने की जगाने की कोशिश कर रहा था कि अंकल क्या मुझे सुन सकते हो, लेकिन ना तो वो उसको सुन पा रहे थे और ना ही वो कोई जवाब दे रहे थे। इस मोमेंट पर तभी वहां पर भागते हुए पहुंच जाता है लेजी। चैनमू से कहता है कि तुम तो सच में काफी तेजी के साथ में भागते हुए यहाँ पर आ गए। चैनमू कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, पहले अंकल हुआ को जगाने की कोशिश करो। इससे काम नहीं बनता तो वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा हॉस्पिटल। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर अंकल हुआ का ऑपरेशन किया जा रहा था, क्योंकि उनकी हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन जो चैनमू होता है उसको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। उसको अंकल हुआ की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जिस मोमेंट पर तभी वो उस बंदे की बात को याद करने लगता है जो कि उसके साथ में टकराया था। उसने चैनमू से कहा था कि उसकी मुलाकात हुई थी एक बूढ़े जिद्दी के साथ में, जिसे उसने अपने हाथों से ही मारा था। लेकिन वो तो शुक्र की बात यह होती है कि उनकी जान बच गई थी। चीजें याद करने के बाद अब चैनमू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। चैनमू कहता है कि यानी कि अंकल पर हमला करने वाले मेरे ही सामने थे, लेकिन मैं तो चाहकर भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। ये सारी की सारी गलती मेरी है कि मैं अपने अंकल हुआ को बचा नहीं पाया। अगर मैं अपने कामों में बिजी नहीं होता तो अंकल के साथ में ऐसा कभी भी नहीं होता। जो बात सुनकर लेजी उससे कहता है कि तुम्हें इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम भी ये जानते हो कि हमारे बचपन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इतने ज्यादा गरीब हैं कि हमारे पास में खुद का रहने का घर भी नहीं है। इस मोमेंट पर तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आ जाती है। जैसे कि चैनमू भी तुरंत उनके पास पहुंच जाता है और पूछता है कि मेरे अंकल हुआ की हालत कैसी है। डॉक्टर बताती है कि अभी भी हम लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। इसलिए तुम जल्दी से जाओ और सर्जरी की पूरी फीस को चुका दो, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि उसको देखकर इन दोनों के ही होश उड़ गए थे, क्योंकि इन लोगों को चुकाने होंगे पूरे 300,000। जिसको देखकर तभी लेजी डॉक्टर से ये कहने लगता है कि डॉक्टर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है जितना आप हमसे चाहते हो। तो डॉक्टर से कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें पूरे 50,000 का डिपॉजिट तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम आपके अंकल का इलाज आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब तक इनका ट्रीटमेंट होगा तब तक पूरे के पूरे पैसे को भी चुका देना। फिर डॉक्टर वापस से चली जाती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। चैनमू और लेजी दोनों की आंखों में होती है केवल निराशा, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे तरीके से ये बात जानते थे कि उनके पास में तो पूरे 50,000 भी नहीं है। जहां पर अब तभी चैनमू को अपना बचपन याद आने लगता है। वो किस तरीके से बचपन में कचरे के ढेर में से जरूरत की चीजों को उठाया करता था। उसे अपनी हर रात इन्हीं सर्दियों में ही बितानी पड़ती थी। ना तो उसका पेट भरता था और ना ही उसके पास में पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। जब वो रास्ते में चलते हुए जा रहा था तो वो एक आदमी से टकरा जाता है, जो कि उससे कहता है कि बेकारी बच्चे तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे टकराने की। चैनमू बहुत ही छोटा होता है और वो भूख से एकदम तड़प रहा था। जैसे ही सामने वाले शॉप पर कुछ चीजें रखी हुई दिखाई देती है खाने की, तो वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और भूख की वजह से उस खाने को चोरी करने के बारे में सोचता है। लेकिन वो जैसे ही वहां से कुछ उठाने वाला होता है तो एक कस्टमर से शॉप से निकलता है, जिसकी वजह से चैनमू डर गया था। लेकिन वो फिर भी हिम्मत को बांधते हुए जैसे ही खाने को उठाने लगता है, उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया होता है अंकल हुआ ने। पकड़े जाने पर चैनमू को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ में क्या होगा। लेकिन अंकल हुआ एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। वो चैनमू से कहते हैं कि
कि चिंता मत करो, ये लो और इसको खा लो। बच्चे मैं ये जानता हूँ कि तुम काफी दिनों से भूखे हो। कि चैनमू तुरंत ही उस खाने को लेकर खाने लग जाता है क्योंकि वो काफी दिनों से भूखा था। अंकल हुआ चैनमू से कहते हैं कि बच्चे मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ पर है, मुझे बताओ जरा ताकि मैं तुम्हें उन्हीं के पास में ही छोड़कर आ जाऊँ। जिससे कि चैनमू अंकल हुआ को बताता है कि नहीं मेरे पास में कोई भी नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली है, ना ही मेरा कोई दोस्त है। जिससे कि अंकल हुआ उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आज के बाद से तुम मेरे साथ में ही रहोगे, मैं तुम्हें हर रोज ही ऐसे ब्रेड खाने के लिए दूंगा, लेकिन बच्चे हर रोज ही तुम्हें मेरी हेल्प भी करनी होगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दुनिया में चलने वाले एनर्जी कार्ड्स को कैसे बनाते हैं, तुम वो कैसे सीखते हो ये तुम पर निर्भर करता है। यही वो वक्त होता है जैसे चैनमू ने अंकल हुआ को अपना लिया था। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर लेजी कहने लगता है चैनमू से, दोस्त आकर तुम किस बारे में सोच रहे हो। उसे कहने लगता है कि फिलहाल मैंने 50,000 के डिपॉजिट को चुका दिया, इसलिए चलो अब तुम्हें थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए। चैनमू उसका शुक्रिया अदा करने वाला था तो लेजी से कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरे दोस्तों तुम मेरे भाई के जैसे हो, मुझे बताओ जरा क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता, अगर तुम्हारा कोई अपना मुसीबत में है तो मैं तुम्हारी हेल्प तो जरूर से ही करूंगा। फिर चैनमू का एक आइडिया आता है और उससे ये कहने लगता है वैसे तुमने मुझे जो कार्ड मूवी के बारे में बताया था, क्या उसकी मदद से वाकई में पैसा कमाया जा सकता है। लेजी से कहता है कि हाँ दोस्त हम लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, स्टोरी और तुम्हारी विजुअल्स की स्किल्स अगर मिल जाए तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि हमारी कार्ड मूवीज बड़े पैमाने पर बिकेंगी। लेजी तभी से कहने लगता है कि यानी कि तुम मेरे साथ में काम करने के लिए तैयार हो। चैनमू कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने अब इस बारे में अपना मन बना लिया, चलो दोस्त अब मिलकर ट्राई करते हैं एक वीडियो बनाने को, देखते हैं कि आखिर हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद अब थोड़े ही समय में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और बाहर लाया जाता है अंकल हुआ को, जिनकी हालत अब थोड़ी सी ठीक होती है और वो चैनमू से ये कहने लगते हैं लड़के अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है अंकल हुआ की शॉप को, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और वहीं पर पहुंच चुका होता है ज़ू टिंकी, जो कि वहाँ पर चारों तरफ तहकीकात करने की कोशिश कर रहा था, क्या हुआ कैसे हुआ और आखिर हमला क्यों किया गया। इसको वहाँ पर तहकीकात के दौरान मिला होता है एक कार्ड, कहने लगते हैं कि चलो अब पता लगाते हैं कि आखिर इस डोंगवी ग्रोसरी स्टोर में किसने तोड़फोड़ मचाई है। इसलिए वो कहते हैं कि जरा दोबारा से इस स्टोर के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है चैनमू को, जो कि अपने कमरे के अंदर होता है और वो दोबारा से बनाने लगता है उसी लिक्विड को, जिसकी मदद से न्यू कार्ड को बनाया जाता है और एनर्जी को भी भरा जाता है। इसके बाद फिर उसने तुरंत एक कार्ड को बनाना शुरू कर दिया था। चैनमू कहता है कि वैसे इसमें कुछ रेयर मटेरियल्स मिसिंग है, लेकिन फिलहाल में उसके पास में जो भी है उसे उन्हीं के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होगा, जिनकी मदद से वो कुछ नहीं तो अपने लिए 2 सैंपल्स को तो बना ही सकता है। स्टोन को डालता है, उसको ग्राइंड करता है और फाइनली बना ही लेता है कुछ ब्लू इंक को, जिसके तुरंत बाद उसने अपनी कार्ड मेकिंग की प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया था। इस कार्ड को बनाने में चैनमू को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ही देने होंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा समय लगेगा तो ये कार्ड किसी भी काम का नहीं बचेगा। इसी वजह से उसने अपना पूरा फोकस लगा के रखा हुआ था कार्ड के ऊपर। कहता भी है कि मुझे इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, जहां पर वो एक कार्ड को कंप्लीट करने ही वाला था लेकिन उसका समय खत्म हो चुका था। इसकी वजह से उसका ये कार्ड और उसकी मेहनत व्यर्थ में ही चली जाती है। चैनमू कहता है कि पिछली बार मैंने जो फ्लेम ड्रैगन कार्ड को बनाया था वो तो इससे भी काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब खुद से ही कुछ करने की कोशिश करता हूं तो हर बार फेल क्यों हो जाता हूं। इस मोमेंट पर अब तभी उसको याद आता है वही ब्लैक कार्ड, जिसे वो निकालता है और लगा लेता है अपने डिवाइस के अंदर। लेकिन ऐसा करने के तुरंत ही बाद उसके साथ में होने लगती है कुछ और नई घटनाएं। चैनमू अब तुरंत ही पहुंच चुका होता है गॉडेस के पास में, जो कि उसको बताने लगते हैं कि अब तुम यहाँ पर जिसकी वजह से आए हो उसको करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इस बार चैनमू के पास में होता है एक्चुअली में एक डायनामिक कार्ड। मुझसे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर मैं ये डायनामिक प्रोसेसिंग कैसे कर पाऊंगा ताकि मैं फैंटम कार्ड को बना सकूं। गॉडेस उसको बताती है कि डायनामिक्स का मतलब होता है चीजों को बदलना और उनमें डेवलपमेंट करना। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी कार्ड के अंदर लगाया जाना हो किसी एक स्पेशल चिप को, और इसी को कहा जाता है डायनामिक प्रोसेसिंग। चैनमू से कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हो मैं भी डायनामिक्स को अच्छी तरीके से सीख सकता हूं। जैसे कि गॉडेस चैनमू के पास में आती है और उसे ये कहती है कि अब क्योंकि गॉड ऑफ गॉड के वारिस बन चुके हो इसी वजह से इसके लिए भी क्वालिफाई हो चुके हो कि तुम इस दुनिया के हर एक कार्ड की नॉलेज लेने के लिए तैयार हो। जैसे कि वो तुरंत ही चैनमू के सामने एक छोटी सी बुक को लेकर आ जाती है। इसको चैनमू जैसे ही लेने वाला था तो गॉडेस कहती है कि रुक जाओ जरा, क्योंकि तुम अपने करंट परसेप्शन के हिसाब से इसको यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक छोटे से गेम को बनाया है, इसको खेलने के बाद तुम इस बुक को यूज करने के काबिल हो जाओगे। कहती है कि चलो जाओ और इस गेम को खेलो, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही चैनमू को एक काफी अलग सी जगह पे भेज दिया था। ऐसा लगने लगता है जैसे कि चैनमू पहुंच चुका हो समंदर के अंदर, जहां पर चारों तरफ ही लगी हुई होती है काफी बड़ी बड़ी समुद्री घास और उसके चारों तरफ ही तैर रही होती है काफी सारी स्वॉर्ड फिश। गॉडेस बताती है कि देखो ये जितनी भी स्वॉर्ड फिशेस यहाँ पर हैं वो केवल यही चाहती हैं कि तुम अपने सेंसेस का यूज करते हुए उनके हमले को अवॉइड करो। अगर ये स्वॉर्ड फिश तुम्हें काट लेती हैं या ये तुम पर हमला कर देती हैं तो हाँ इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी हर्ट तो हो ही जाएगी। इसके तुरंत बाद काफी सारी स्वॉर्ड फिशेस ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, जो कि तेजी के साथ में आ रही थी और चैनमू के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी, जहां से चैनमू तैरने लगता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। शुरुआत में तो चैनमू अपने सामने आने वाली स्वॉर्ड फिश के हमलों को डॉज करते हुए जा रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने सेंसेस को, जिसको यूज करते हुए वो हमें ये बताता है कि वो हाल फिलहाल में करीबन 10 स्वॉर्ड फिश के हमले को एक ही बार में डॉज कर सकता है, लेकिन अगर वो 15 हो जाएंगी तो शायद ऐसा कर पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चैनमू को तो ये पता भी नहीं होता कि उसके ऊपर कितनी फिशेस हमला करने के लिए आने वाली हैं, जिनकी संख्या अब यहाँ पर बढ़ने ही लगती है। इसके साथ साथ उनकी रफ्तार भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो कुछ फिश को तो डॉज करता है लेकिन एक फिश टकरा ही जाती है चैनमू से, जिसने बेशक चैनमू को हर्ट कर ही दिया था, लेकिन उसी के साथ साथ अब काफी सारी फिशेस आती हैं जो कि टकराते जा रही थी चैनमू से। इसकी वजह से गॉडेस कहती है कि इस तरीके से तो तुम चैलेंज को हार जाओगे। चैनमू कहता है कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं इनसे बचूं तो बचूं कैसे। भले ही इस इल्यूजन वर्ल्ड में होता है लेकिन उसकी बॉडी में जो पेन फील हो रहा था वो एकदम ही रियल होता है, जिसकी वजह से उसके सेंसेस अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। वो बड़ी ही मुश्किल के साथ में स्वॉर्ड फिश के हमले को डॉज कर पा रहा था। गॉडेस ये बताती है कि देखो इस बार फाइनल राउंड के अंदर अब एक साथ ही 20 फिशेस हमला करने के लिए आएंगे। अगर तुम इनसे कैसे बचोगे ये तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा। इसके साथ साथ उसकी सेंस करने की जो एबिलिटी होती है उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी। कहता है कि लेकिन फिर भी मेरे लिए 20 स्वॉर्ड फिश के हमले को एक साथ ही डॉज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। गॉडेस कहती है कि अगर तुम यहाँ पर बार बार और लगातार ब्रेक थ्रो करते रहोगे तभी तुम्हारे पास में मौका है स्ट्रांग बनने का। इसकी वजह से चैनमू तुरंत हिम्मत को बांधता है और जाने लगता है उसी समुद्री घास के बीच में। इसके वहां पर जाते ही तुरंत ही स्वॉर्ड फिशेस ने हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन चैनमू के रिफ्लेक्शंस और सेंसेस अब काफी ज्यादा फास्ट हो गए थे, इसकी वजह से अब वो काफी आसानी के साथ में पता लगा सकता था कोई भी स्वॉर्ड फिश उसके ऊपर किस तरफ से हमला करने के लिए आने वाली है। भले ही चैनमू को हमले डॉज करने में काफी परेशानी होती है, लेकिन से कम इस बार वो ऐसा कर तो पा रहा था। स्वॉर्ड फिश के हमलों को डॉज करते हुए अब वो बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो एकदम क्लियरली देख सकता था कि कौन सी स्वॉर्ड फिश कहां
यहाँ से हमला करने के लिए आ रही है। लेकिन अब साथ ही साथ चैनमो का परसेप्शन पहुंच चुका होता है उसकी लिमिट्स पर। चैनमो को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गेम है तो है कौन सा, क्योंकि ये तो धीमे धीमे और भी ज्यादा टेरिबल बनते जा रहा था। जिसके तुरंत बाद अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया होता है लगातार 20 फिशेस ने, जिन सभी के सभी हम लोग को चैनमो बड़ी ही मुश्किल के साथ में डॉज कर पाता है। वो कहने लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने अंकल हुआ के लिए अपनी हिम्मत को बांध के रखना होगा और इस टेस्ट को किसी भी हाल में पार करना ही होगा। साथ ही साथ हमें हॉस्पिटल के अंदर अंकल हुआ का भी सीन दिखाया जाता है कि हालत अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। तभी चैनमो इस बार में सोचने लगता है कि अगर उसके सेंसेस 5 मीटर तक काम करें तो फिर डेफिनेटली उसके पास में चांसेस होंगे कि वो उसके ऊपर होने वाले हर एक फिश के हमले को डॉज कर सके। चैनमो कहने लगता है कि ज्यादा नहीं तो उसका परसेप्शन 4.9 मीटर तक तो पहुंच ही जाना चाहिए, जहां पर एक साथ ही वो कई सारे फिशेस के हमले को डॉज कर देता है। लेकिन साथ ही साथ चैनमो ने इस बार एक और चीज को फील किया था, वाटर के फ्लो को ध्यान में रखते हुए फिशेस के बारे में पता लगा सकता है कि वो किस डायरेक्शन से हमला करने के लिए आ रही है। जितनी भी फिशेस के परसेप्शन के आउट ऑफ रेंज में होंगे वो उनके द्वारा होने वाले वाटर फ्लो की वजह से उनके बारे में पता लगा सकता है। ऑब्वियसली वो फिश पानी में है तो वाटर फ्लो को तो इफेक्ट करेंगे ही, इसकी वजह से वो बेशक हमला करने से पहले ही पता लगा सकता है। जो चीज करने के बाद वो तुरंत ही अपने परसेप्शन को फैलाता है और काफी स्पीड के साथ में सभी के सभी फिश के बीच में से होते हुए जाने लगता है। इसकी वजह से वो सारे के सारे हमलों को डॉज कर देता है और समुद्री घास से बाहर भी आ जाता है, जहां पर अब तभी इसके सामने वो गॉडेस भी आ जाती हैं, जो कि चैनमो को कांग्रेचुलेट भी करती हैं और ये कहती हैं कि लड़के तुम इस टेस्ट में फाइनली पास हो ही चुके हो। इसके तुरंत ही बाद उसके सामने वो बुक भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो सीख जाता है डायनेमिक्स को। न्यू स्किल के आने के बाद अब उसने बनाया होता है एक और नए कार्ड को, जिसको बनाने में भी उसको ज्यादा समय नहीं लगता। चैनमो कहने लगता है कि सच में ये स्किल तो काफी कमाल की थी। इस मोमेंट पर अब तभी वहां पर आ जाता है लेजी। वो ये कहता है कि वैसे मैंने अपन दोनों के नाम को मिलाकर बनाया है एक और नया नाम, अब से हमारे ग्रुप को बुलाया जाएगा मूलई नाम के ग्रुप से। लेजी देखता है कि चैनमो ने नए कार्ड को फाइनली बना ही लिया। उससे कहता है कि मुझे दिखाओ जरा आखिर तुमने क्या स्पेशल सा बनाया है। इसके विजुअल्स तो काफी कमाल के होते हैं, लेकिन वो वीडियो तुरंत ही खत्म भी हो जाती है। चैनमो कहता है कि दोस्त मेरे पास में मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, इसकी वजह से मैं उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ही नहीं पाया। लेजी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पे ले चलूंगा, जिसके साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।